तो आज बात करते हैं रांची के पास एक छोटे से गांव की। कहानी बहुत ही सीधी सादी है, लेकिन इसमें छिपा है इंसान के चरित्र और उसकी नीयत का एक बहुत गहरा सबक। चलिए इस कहानी में उतरते हैं। तो कहानी का एक किरदार है विजय, एक ढाबे का मालिक और काफी लालची किस्म का। उसकी पहचान ही इन शब्दों से होती है, नहीं नहीं, मेरे यहाँ उधारी नहीं चलता है। बस यहीं से इस कहानी के असली टकराव की शुरुआत होती है। अब आते हैं कहानी के हीरो शिवम पर। वो अपनी पत्नी रानू के साथ एक नए गांव में पहुंचा है। क्यों? क्योंकि उनके अपने गांव में सूखा पड़ गया था और उन्हें मजबूरी में अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। देखिए, शिवम का मकसद बहुत सीधा सा था, बस अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए कोई काम मिल जाए। तो वो मदद के लिए पहुंचता है गांव के सरपंच के पास, जो उसके पिताजी के पुराने दोस्त थे। और सरपंच उसे बताते हैं कि गांव में सिर्फ एक ही नौकरी है। और वो नौकरी क्या थी? वही लालची ढाबे वाले विजय के यहाँ काम करना। सरपंच ने शिवम को विजय के बारे में चेताया भी, समझाया भी, लेकिन जब कोई और रास्ता ही ना हो तो क्या करें? शिवम ने बावर्ची की नौकरी कर ली। और फिर शुरू होता है लालच का जाल। शिवम के आते ही ना ढाबे की तो जैसे किस्मत ही बदल गई। उसके हाथ के खाने में गजब का स्वाद था, खास तौर पर उसकी बिहारी स्टाइल चिकन करी। अरे वो तो इतनी मशहूर हो गई कि ढाबे पर लोगों की लाइनें लगने लगी। यहीं पर दोनों का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ शिवम था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहा था, वो हमेशा ताज़ा खाना बनाता था। और दूसरी तरफ था विजय, जो सिर्फ लालच और धोखे के बारे में सोचता था। उसने शिवम पर जोर डाला कि ग्राहकों को बासी बचा हुआ खाना खिलाए, मतलब पूरी तरह से बेईमानी। और इतनी मेहनत का सिला क्या मिला? ढाबा तो खूब कमा रहा था, लेकिन शिवम की तनख्वाह थी सिर्फ 6,000 रुपये महीना। और तो और विजय वो पैसे भी कई कई महीनों तक देता ही नहीं था। अब कहानी में एक बहुत ही संगीन मोड़ आता है, चोरी का एक रहस्य। हुआ ये कि बड़ी मुश्किल से जब शिवम को 2 महीने की तनख्वाह एक साथ मिली, तो घर लौटते हुए रास्ते में कुछ लोगों ने उस पर हमला किया और सारे पैसे लूट लिए। बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीने बाद ठीक वैसा ही हुआ। वही जगह, वही लुटेरे, और फिर से सारे पैसे लुट गए। अब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था, है ना? ये तो एक सोची समझी साजिश लग रही थी, ताकि शिवम हमेशा परेशान और विजय का मोहताज बना रहे। तो सवाल ये उठता है कि चोरों को हर बार पता कैसे चल जाता था? इस बार की लूट में एक बहुत बड़ा सुराग छिपा था। लुटेरों ने इसे नाम से पुकारा, शिवम। अब सोचिए ये बात कितनी चौंकाने वाली थी। बस इसी एक बात से शिवम और उसकी पत्नी रानू को सब समझ आ गया कि ये काम किसी अपने का ही है, कोई ऐसा जो उसे सब पता है। और उनका शक सिर्फ एक ही इंसान पर गया, ढाबे का मालिक विजय। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, स्याही वाला सबूत। देखिए, जब हालात इतने बिगड़ गए तो शिवम की समझदार पत्नी रानू ने एक कमाल की तरकीब सोची, एक ऐसा प्लान जिससे इस पूरी साजिश का पर्दाफाश हो सके। प्लान बहुत सीधा सा था। पहला कदम, अगली तनख्वाह के पैसों पर लाल स्याही लगा देना, ऐसी स्याही जो आसानी से मिटे नहीं। दूसरा कदम, जब चोर आए तो वो पैसे उन्हें दे देना। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, विजय के हाथों को देखना। तो बस जाल बिछा दिया गया था, और जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। लुटेरे भेर आए। इस बार शिवम ने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, चुपचाप स्याही वाले सारे नोट उन्हें थमा दिए। अब प्लान का अगला हिस्सा शुरू होना था। और अगली सुबह कहानी का क्लाइमैक्स, विजय खुद शिवम को खींचकर गांव की पंचायत में ले गया और वहां सबके सामने उसी पर इल्जाम लगा दिया। कहने लगा कि शिवम लूट का नाटक कर रहा है और पैसे खुद ही हड़प जाता है। लेकिन इस बार पासा पलटने वाला था। पूरे गांव के सामने शिवम ने हिम्मत दिखाई और सीधा विजय पर उंगली उठाई। उसने कहा, चोर मैं नहीं, चोर तो ये विजय है। और फिर उसने अपना सबूत पेश किया। उसने सरपंच से कहा, प्रधान जी, बस एक बार इस विजय के हाथ देख लीजिए। सारे गांव वाले देख रहे थे और विजय घबराकर अपने हाथ छिपाने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके हाथों पर लाल स्याही के निशान साफ साफ दिख रहे थे। विजय ने बहाना बनाया कि कपड़े धोते हुए रंग लग गया, लेकिन उसकी ये झूठी कहानी किसी के गले नहीं उतरी। सबूत सामने था और पूरी साजिश बेनकाब हो चुकी थी। अब आया पंचायत का फैसला।
विजय का ढाबा 2 महीने के लिए बंद कर दिया गया और इस दौरान ढाबा चलाने की जिम्मेदारी शिवम को दी गई। लेकिन यहाँ शिवम ने अपना बड़प्पन दिखाया। उसने गुजारिश की कि जब वो यहाँ से चला जाए तो विजय को अपना ढाबा फिर से खोलने दिया जाए। ये देखकर सरपंच ने भी कहा कि शिवम सच में अपने पिता की तरह ही बड़े दिल वाला है। तो आखिर इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? 3 सीधी और बड़ी बातें। पहली, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, भले ही देर से मिले। दूसरी, लालच का अंत हमेशा नुकसान ही होता है। और तीसरी, जब भी मुश्किल वक्त आए तो घबराने की जगह अपनी बुद्धि और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। और आखिर में ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अक्सर लालच को ही इनाम मिलता हुआ दिखता है। तो ऐसे में कोई अपनी ईमानदारी को कैसे बचाए रखे, कैसे उसे मजबूत करे, ये सोचने वाली बात है।